वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब ये बोध प्रश्न आ जाते हैं। तो पहला जो बोध प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक लोगों के इतिहास के पुनः निर्माण के लिए मुख्य स्रोतों की चर्चा कीजिए। तो प्रारंभिक वैदिक लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य स्रोतों की चर्चा कीजिए। जो स्रोत हैं, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि साहित्यिक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में वैदिक समाज के जो प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में बात हो रही है, तो वैदिक संस्कृति के साक्ष्य के रूप में हमने जो है वेदों को लिया था। ठीक है, तो वेद जो 4 वेद थे उनके बारे में यहाँ पे लिखना है, उनके बारे में उल्लेख करना है। इसके अलावा जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख हुआ है। मैं दिखा देता हूँ इसी बुक में से। और तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से होगा कि प्रारंभिक वैदिक समाज के अध्ययन के लिए हमारे पास जो मुख्य 2 प्रकार के स्रोत है, साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में ये बता देना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वैदिक ग्रंथ है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी बता देना है कि जो ये चारों ग्रंथ हैं उसमें जो वेद है, वेद शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि वेद शब्द को संस्कृत में विद से लिया गया है, संस्कृत में विद से लिया गया है। जो संस्कृत का शब्द विद है उससे वेद बना है, और इस विद का अर्थ होता है ज्ञान होना। ठीक है, तब हमें बताना है कि वेदों में जो है प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन है। ठीक है, इसकी रचना जो है बहुत सारे महर्षियों के परिवारों ने देवताओं के सम्मान में की थी। ठीक है, और इन चारों वेदों को संहिता भी माना गया है, और ये मुख्य रूप से मौखिक परंपरा के प्रतीक है। इतना आप लिखने के बाद यहाँ पे जो है इनका टाइम फ्रेम लिख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। इसकी रचना जो है लगभग 1500 से 1000 BC की मध्य हुई थी। और इसके बारे में बता दीजिए कि ऋग्वेद संहिता में इतने सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं, और इसमें 10 मंडलों है जिसे पुस्तक बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है, पहले इसमें ये लिख दीजिएगा कि जो ईरान के जो ग्रंथ है अवस्था, ठीक है, ऋग्वेद को अवस्था, ऋग्वेद और अवस्था दोनों में भाषाई समानता है, जिसके आधार पर विद्वानों का ये मत है कि जो आर्य है, ऋग जो वेद है उसकी रचना आर्यों ने किया था, और आर्य जो है वो यहाँ से आए थे, ईरान से। ठीक है, क्योंकि जो अवस्था है ये ऋग्वेद से पुराना ग्रंथ है, और वहाँ से आर्य आए तो उन्होंने वेदों की रचना की यहाँ पे आकर के। ऐसा इस भाषाई समानताओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आप ये बताएं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है, अभी जो मैंने बताया था इसी क्लास में, कि जो हड़प्पा काल के बाद के जो संस्कृति है, ठीक है, जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वह ताम्रपाषाण संस्कृति है, यानी कि तांबे का अधिक उपयोग होता था, और यह काफ़ी उन्नत मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति थी, और ये 1700 BC से 600 BC के मध्य था। और यहाँ पे जो है कुछ मृदभांड अलग अलग प्राप्त हुए हैं, जो कि हड़प्पा संस्कृति थोड़ा सा अलग हट करके है। ठीक है, कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो कई प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जैसे कि गेरू रंग के मृदभांड, काले और लाल रंग के मृदभांड, और चित्रित धूसर मृदभांड। जो चित्रित धूसर मृदभांड है, जो मिट्टी के बर्तन जो है,
चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन, इसको आर्यों से जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कुछ मिलती जुलती शैली के जो बर्तन है वो हमें ईरान से प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसे आर्यों से जोड़ करके बताया जाता है। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। लेकिन इसमें यह भी आपको बता देना है कि जो ये मिट्टी के जो बर्तन है ये केवल एक सांस्कृतिक संग्रह है, एक विशेष लक्षण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, न कि यह नहीं बताता कि जो आर्य है मतलब ये इसको जहाँ पे ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहाँ पे पूरी की पूरी अलग ही संस्कृति या सभ्यता रहती थी। ठीक है, तो इसका ये प्रश्न इस तरह से आप अपनी भाषा से लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से देख करके। अब ये सेकेंड प्रश्न है कि ऋग्वेदिक लोगों की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो ये जो दूसरा प्रश्न है अभी मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। जो अर्थव्यवस्था थी इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ पे जो लोग हैं ऋग्वेदिक काल में, यह अर्थव्यवस्था पशुओं के पालन पर अधिक निर्भर थी और कृषि जो है होती थी, लेकिन यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। यह अर्थव्यवस्था जो था वह गौपालन या कि पशुपालन पर आधारित थी। हाँ, कृषि होता था, झूम कृषि होती थी। और यहाँ पे जो है ऋग्वेद में जो गायों का इतना उल्लेख प्राप्त हुआ है, पशुओं का अलग अलग शब्दों में उनका उल्लेख प्राप्त हुआ है। और यहाँ तक कि अलग अलग समुदायों में जो गौधन हो उसको लेकर के टेंशन्स जो उनके बीच जो है काफ़ी कह सकते हैं कि असंतुष्टि का रहता था। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्लेश रहता था दो कबीलों के बीच, दो समुदायों के बीच। ठीक है, क्योंकि कई बार इस तरह से संदर्भ आया है कि जो मतलब गायों को जो है हाँक के ले जाना या कि चुरा के ले जाना। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि गाय जो है या पशु जो है उस समय अर्थव्यवस्था के जो मेन मुख्य साधन हुआ करते थे। इसके अलावा लोहे का उपयोग नहीं होता था, जो ये आधारित थी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वहाँ पे तांबे का अधिक उपयोग होता था और तांबे जो है औजारों में उसका उपयोग होता था। इसके अलावा जो संपत्ति है, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस तरह का कोई भी संदर्भ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब वहाँ पे जो है व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखी जाती थी। इस तरह का जो है अभी तक ये चीज़ें जो है अभी उस समाज में देखी नहीं जाती थी। तो ये अर्थव्यवस्था के बारे में इस तरह से आप लिख दीजिए। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसी में से है, आप यहाँ से देख करके जो है इसी सेक्शन में से ये, ठीक है, अपनी भाषा में आप जो है नोट्स बना सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।